हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला विधि और अनुसंधान विधि। इससे पहले हम आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि के बारे में चर्चा कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उनको भी देखिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरी है। और इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से भी इसको निकाल कर देख सकते हैं। और जब जैसे ही हमारी ये सारी विधियाँ कंप्लीट हो जाएंगी तो इनकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बाद में। तो सारी विधियों को हम एक साथ पीडीएफ के अंदर रख देंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। तो चलिए आइए देख लेते हैं प्रयोगशाला विधि। जिस तरह विज्ञान की प्रयोगशाला होती है उसी तरह गणित की भी प्रयोगशाला होती है, जहाँ रटकर नहीं या पढ़कर भी नहीं बल्कि करके सीखने पे बल दिया जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने देखा है कि विज्ञान की प्रयोगशालाएं होती हैं, बायो लैब होते हैं, केमिस्ट्री लैब होते हैं, भौतिकी के लैब होते हैं। तो जिस तरह से इनके लैब होते हैं इसको लेबोरेटरी मेथड कहते हैं इंग्लिश में, प्रयोगशाला विधि को तो लैब भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसी तरह से जैसे विज्ञान के लैब होते हैं उसी तरह गणित के भी लैब होते हैं, जहाँ पर हम रटकर या पढ़कर ही नहीं सीख सकते। काफ़ी हमें ज़रूरी नहीं होता ये ज़्यादा, बल्कि हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्वयं करके सीखना पड़ता है, प्रयोग करके देखना पड़ते हैं। इस गणित प्रयोगशाला में बच्चे स्वयं यंत्र, उपकरण तथा अन्य सामग्री की सहायता से गणित के नियम, सिद्धांत, तथ्यों की सत्यता की जांच करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, जैसे कि जो यंत्र वहाँ पे मिलते हैं हमें, चांदा हुआ, स्केल हुए, बड़े बड़ी जो और यंत्र होते हैं, इसमें आपको आयत या कोई भी आकृति बनी हुई मिल सकती हैं, गोले, वृत्त, सब तरह की यहाँ पे आकृति आपको त्रिविमीय, द्विविमीय सभी तरह के यंत्र यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे इस लैब के अंदर। तो यहाँ पे इन सामग्रियों से क्या करते हैं बच्चे, जो गणित के नियम, सिद्धांत और जो तथ्य होते हैं तो उनकी सत्यता की जाँच कर सकते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को जाँच करना, या आयत की आकृति बनाना, या आयत को सिद्ध करना, किस तरह से आयत की जो गुण होते हैं उनको सिद्ध करना, या आयत को वर्ग सिद्ध करना, इस तरह के क्वेश्चन वो इसमें जांच कर सकते हैं। इस गणित प्रयोगशाला विधि में करके सीखने पर बल दिया जाता है। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि प्रयोगशाला विधि किस चीज़ पर बल देती है, बालक स्वयं करके सीखे, तो उस चीज़ पर बल यहाँ पे दिया जाता है। तो इसके बारे में आपको ये काफ़ी ध्यान रखना है। चलिए आइए आगे देख लेते हैं। तो इसके बाद अब देख लेते हैं हम प्रयोगशाला विधि के गुण क्या क्या हैं। तो देखिए ये विधि सदैव स्थूल होती है, जिससे बच्चों में रुचि तथा रोचकता बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, विधि किस तरह की स्थूल है। स्थूल का मतलब एक तरह से हमेशा बच्चे को बनाए रखती है, मतलब ऐसा नहीं कि उसको फ्री कर दे। एक दृढ़ विधि है, धैर्य रखने वाली विधि है और अच्छी विधि है, जिससे कि बच्चे बंधे हुए रहते हैं एक तरह से। तो बच्चों में इससे रुचि और रोचकता हमेशा बढ़ती रहती है, तो एक स्थूल विधि है। इसके बाद प्राकृतिक ढंग से खोज की जाती है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, प्राकृतिक ढंग से बच्चे जो है मतलब अपने स्वाभाविक ढंग से यहाँ पे कार्य करते हैं, स्वयं करके सीखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं, और टीचर की सहायता से भी यहाँ पे कार्य करते हैं बच्चे। इसके बाद देखिए बालक स्वयं समस्या का हल खोजने की कोशिश करता है। प्रयोगशाला के अंदर क्या होता है, उसको कोई समस्या दे दी बच्चों को, या बता दिया कि इस तरह से आपको ये इसकी जांच करना है, तो बच्चा फिर क्या करता है, स्वयं हल खोजने की वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने लगता है। तो उसमें विकास होता है इस तरह से। शिक्षकों तथा छात्रों के संबंध अच्छे होते हैं, सभी सहयोग की भावना से कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पे शिक्षकों और छात्रों के बीच के जो संबंध होंगे वो भी काफ़ी अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि जब दोनों साथ मिलकर एक तरह से दोनों सहयोग करके कार्य कर रहे हैं, आपस में छात्र भी एक दूसरे का सहयोग करके काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, आपसी जो संबंध होते हैं व्यावहारिक रूप से, उसके जो गुण होते हैं, सामाजिकता अच्छी यहाँ पर बढ़ती है। इसके बाद स्थायी ज्ञान की प्राप्ति तथा रचनात्मकता का विकास यहाँ पे होता है। तो देखिए बच्चे जब स्वयं करके सीख रहे हैं, यहाँ पे प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, याद उनको करना नहीं पड़ रहा, रटना नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति ज़्यादा अच्छे रूप से हो जाती है, स्थायी रूप से होती है, यानी जो हम सीखते हैं वो स्थायी होकर रह जाता है। इसके बाद रचनात्मकता का विकास, यानी बच्चे रचनात्मकता का विकास करते हैं, रचना करना सीखते हैं। यहाँ पे स्वयं के द्वारा रचना करना सीखते हैं, किसी आकृति को बनाना, उसके कितने कोण हैं, किस तरह से उसके भुजाएं निकालना है, या कौन सा किस तरह से संबंध किससे हो रहा है, तो ये सब चीज़ों के बारे में जब चर्चा करते हैं बच्चे, तो उससे क्या होता है, इनमें रचनात्मकता का विकास होता है, नया कुछ करने की क्षमता जागृत होती है इनके अंदर। चलिए इसके बाद आगे लेके देख लेते हैं क्या है। तो अब है प्रयोगशाला विधि के दोष। इसमें दोष क्या क्या हैं, ये विधि
क्या दोष उत्पन्न करती है। देखिए तो इसमें क्या होता है, ये एक विधि कैसी है, खर्चीली विधि होती है और अलग से कमरे की व्यवस्था करना पड़ती है। देखिए ये तो सही है कि भाई जब हम लैब बनाना है किसी सब्जेक्ट का तो वहाँ पे एक अलग कमरा ही बुक करना पड़ता है, एक अलग कमरे की व्यवस्था करना पड़ती है। और एक तरह से ये बहुत ज़्यादा खर्चीली विधि है क्योंकि यहाँ पे जो यंत्र और जो सामग्री होती है काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। ये एक मंदगति विधि है, यानी मंद गति से चलने वाली विधि है। इसमें क्या होता है, बच्चे काफ़ी धीरे धीरे कार्य करते हैं, टीचर तो स्वयं तो करेगा नहीं, बच्चे ही करते हैं, तो काफ़ी धीरे धीरे कार्य होता है। और अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन ही हल करना है, उसमें हमें किसी एक तथ्य की जांच करना है तो उसमें काफ़ी समय निकल जाता है। कभी कभी कुछ बच्चे सीख पाते हैं और कुछ नहीं भी सीख पाते हैं। तो इस तरह से इसका एक दोष है, इस विधि से पाठ्यक्रम समाप्त करना संभव नहीं। देखिए अगर ज़्यादा धीरे चलेगी ये विधि तो पाठ्यक्रम भी समाप्त नहीं हो पाएगा इससे, तो वो भी एक इसमें दोष काफ़ी बेकार है इसके अंदर। इसके बाद इस विधि में छात्रों का तर्क शक्ति का विकास नहीं हो पाता। बच्चे के यहाँ पे क्या नहीं हो पाता, तर्क शक्ति का विकास नहीं होता, क्योंकि देखिए वो सोच और विचार विमर्श नहीं होते इसमें तो एक क्रम से चलते जाते हैं कि भाई हमें किस तरह से कार्य इसमें करना है। तो यहाँ पे केवल करके यानी प्रयोग करना होता है, यहाँ में तर्क शक्ति का विकास नहीं होता है। छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे सीखने की बजाय खेलने लगते हैं। तो देखिए छोटे बच्चे तो यहाँ पे काफ़ी मतलब यूज इसको कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो यंत्र जो सामग्री है वो सिखाने के लिए है और बच्चे यहाँ सीखने की बजाय क्या करने लगेंगे, खेलने कूदने लगेंगे। तो ये कहीं ना कहीं छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। तो आइए चलिए आगे देख लेते हैं। तो अब है इसके बाद अनुसंधान विधि। इसको हम खोज विधि भी कहते हैं और अन्वेषण विधि भी कहते हैं। साथ में इसका इंग्लिश का नाम क्या है, इंग्लिश में नाम इसका है ह्यूरिस्टिक विधि। तो ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं इसको। और इसकी जो खोज है वो किसने की है, आर्मस्ट्रांग ने की है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस विधि की ह्यूरिस्टिक विधि की खोज किसने की है, आर्मस्ट्रांग ने की है। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही क्या होता है, खोजना ही होता है एक तरह से। तो देखिए ये विधि खोज पर आधारित है, इसमें बच्चे स्वयं खोज करके या अपने आप सीखते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इस विधि में स्वयं खोज करते हैं और अपने आप यहाँ पे उन्हें सीखना होता है। इस विधि में शिक्षक बच्चों को विषय वस्तु के बारे में नहीं बताते, बल्कि प्रश्न के रूप में पूछकर स्वयं हल कर का खोजने के लिए कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, शिक्षक होता है वो क्या करते हैं, बच्चों को जो विषय वस्तु जो पढ़ा रहे हैं, जिसके बारे में उनको अध्ययन कराना है, तो उसको बताते नहीं कि हम क्या क्या करना है, इसमें किस तरह से करना है, उसके बारे में कुछ नहीं बताएंगे विषय वस्तु के बारे में। बस उनसे प्रश्न की तरह पूछ लेंगे, बताओ ये क्यों है, या ये किस तरह से हुआ, ये कैसे आया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब बच्चों को पूछते देते हैं तो बच्चे उसमें क्या करते हैं, फिर स्वयं ही खोजना उन्हें पड़ता है, उसका उत्तर स्वयं उनको निकालना पड़ता है। और देखिए इसमें लिखा हुआ है जैसे कि और बच्चे इसमें केवल श्रोता नहीं होते, बल्कि एक अन्वेषक के रूप में या आविष्कारक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, जब शिक्षक ने कहा कि भाई इस प्रश्न को इस तरह से हल करना है तो बताया तो है नहीं उन्होंने केवल प्रश्न पूछा, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से आया। तो ऐसे प्रश्न जब पूछेंगे तो वहाँ पे बच्चे श्रोता तो बन के बैठेंगे नहीं, तो उसको सुनने के बाद बच्चे उस पर कार्य करना चालू कर देते हैं और स्वयं ही यहाँ पे खोजेंगे, अपने आप बच्चे सीखने लगते हैं। तो अब है अनुसंधान विधि के गुण क्या क्या हैं। तो देखिए गुण देख लेते हैं। इस विधि से बालकों में चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति तथा तुलना करना आदि का विकास होता है। देखिए यहाँ पे इसमें चिंतन शक्ति का विकास तो होगा ही होगा। जब बच्चे ज़्यादा सोचेंगे, अपने अंदर अंदर विचार करेंगे भाई किस तरह से या उत्तर आया है या समस्या का हल क्या होना चाहिए, तो चिंतन शक्ति का विकास तो हो गई। साथ में कल्पना शक्ति यानी सोचना ही क्या हो गया, एक तरह से कल्पना हो गया। तर्क शक्ति, ज़्यादा उसमें तर्क लगाने की कोशिश करते हैं, उस समस्या में ज़्यादा तर्क लगाने की कोशिश करेंगे, आपस में विचार विमर्श भी कर सकते हैं। और तुलना करना आदि का विकास होता है। तो यहाँ पे तुलना करना भी उन्हें पड़ता है। इस मान लीजिए दो विचार दिमाग में आ गए या कोई दो उत्तर दिखाई दे रहे हैं तो उनकी भी आपस में तुलना करना। तो इस तरह से इस विधि में ये सब विकास होते हैं। हमेशा बच्चे ज्ञान की खोज की अवस्था में रहते हैं। इसमें बच्चा क्या होता है, फ्री नहीं रह पाता है, हमेशा कैसा रहता है, ज्ञान की खोज में रहता है। उसका दिमाग जो है केवल उस उत्तर की पीछे भागता रहता है, एक तरह से उत्तर को कैसे लेकर आए। तो इस तरह से ये अवस्था में रहते हैं, खोज की अवस्था में। गणित के अध्ययन में ये विधि बहुत अधिक उपयोगी होती है। गणित का अध्ययन इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। इसके बाद बच्चों में आत्मनिर्भरता के साथ साथ स्वयं अध्ययन करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये काफ़ी अच्छी विधि होती है, क्योंकि इसमें बच्चे एक तो आत्मनिर्भर बनते हैं, स्वयं करने लगते हैं, स्वयं अध्ययन करने की उनके अंदर क्षमता का विकास होता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो स्वयं पढ़ना सीखने लगते हैं इसके द्वारा। और सबसे अच्छी विधि मतलब यही होती है एक तरह से कि भाई बच्चों से आप स्वयं कहें कि तुम बताओ ऐसा क्यों आया, तो बच्चा उसमें पर कुछ ना कुछ सोच के उसको बताता है। तो ये अच्छी विधि है, बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है और रोचकता इसमें बनी रहती है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
तो अब देख लेते हैं अनुसंधान विधि के दोष क्या क्या हैं। देखिए हर विधि में कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं, तो इस विधि के भी दोष क्या हैं आइए देख लेते हैं हम। तो देखिए इसमें क्या है, ये विधि छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए ये विधि उपयोगी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए इस विधि में ज़्यादा खोज करना पड़ता है और लगभग अज्ञात तरफ हमें जाना पड़ता है, ऐसी जगहों पे भी जाना पड़ता है, ऐसे विचार भी करना पड़ते हैं जो लगभग उनकी क्षमता से थोड़े परे हैं। तो ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं है। ये विधि साधारण बुद्धि वाले छात्रों के लिए भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे साधारण बुद्धि वाले यानी सामान्य बुद्धि वाले जो छात्र होते हैं वो ज़्यादा सोचने समझने में विचार करने में तर्क लगाने में थोड़ा सक्षम नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो इस विधि से कार्य नहीं कर पाएंगे। ये विधि से बच्चे कभी कभी गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, यानी कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं जो कि असत्य होते हैं और उनको इस बारे में मालूम भी नहीं चल पाता है कि उन्होंने गलत निष्कर्ष निकाल लिया है। तो ये कुछ इसके दोष थे, तो काफ़ी ज़्यादा दोष हर विधि में कहीं ना कहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ध्यान से आप पढ़िए, इसको अच्छे से याद रखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।